नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय विषय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में संगम, सुलु, तुलु और अराविडु राजवंश का शासन रहा था और तुलु राजवंश के शासक कृष्णदेवराय का काल विजयनगर साम्राज्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अच्युत राव के काल में राम राय प्रधानमंत्री जो था, सेनापति था, उसका प्रभाव बढ़ गया और जो राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था 1565 में, इस राक्षस तांगड़ी के युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के रामराय को तीनों मुस्लिम रियासतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ने मिलकर पराजित किया और तहस नहस कर दिया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के आज हम शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। शासन व्यवस्था में आज हम केंद्रीय शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और केंद्रीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य है कि विजयनगर में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, अर्थात केंद्रीय स्तर पर निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उसका सर्वोच्च पदाधिकारी राजा होता था। संपूर्ण शक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की संपूर्ण शक्ति राजा में केंद्रित होती थी। लेकिन राजा हमेशा निरंकुश होते हुए भी धर्म से जुड़ा होने के कारण जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि रखता था। वह अपनी जनता, प्रजा को अपना पुत्र मानते हुए व्यवहार करता था। वह अत्याचारी अथवा उत्तरदायित्व विहीन निरंकुश शासक नहीं बनता था। वह हमेशा धर्मपरायण शासक बनता था और अपने राज्य और प्रजा की कल्याण में सदैव अपना ध्यान रखता था। राजा के शासन संबंधी कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी और मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष इत्यादि होते थे और मंत्रियों की पद से हटाना या पद पे रखना राजा ही करता था। मंत्री परिषद में योग्य कुलीन वर्गीय परिवारों के सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। कभी कभी किसी मंत्री का पद वंशानुगत भी होता था, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी को भी नियुक्त किया जाता था। प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए एक बड़ी समिति भी थी, जिसमें मंत्रियों के अलावा साम्राज्य के विभिन्न प्रांतीय अधिकारी, सेनानायक, पुरोहित, विद्वान एवं प्रतिष्ठित नागरिक भी होते थे। दरबार की शान शौकत पर बहुत ज़्यादा धन खर्च किया जाता था, परंतु उसका वैभव विदेशी यात्रियों तथा कूटनीतिज्ञों के लिए आश्चर्य का विषय था। यानी उस समय विजयनगर साम्राज्य एक वैभवशाली साम्राज्य माना जाता था
अब हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय शासन के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। उस समय विजयनगर साम्राज्य कुल 6 प्रांतों में बंटा हुआ था और प्रत्येक प्रांत के शासन में एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था और वह अधिकारी सामान्यतया नायक अर्थात जिसको अपन सूबेदार कह सकते हैं इस तरह का होता था। नायक पद पर सामान्यतः राजवंश अथवा प्रमुख सामंतों के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता था। राजा की भांति नायक भी प्रांतीय शासन के सभी अधिकार प्राप्त होता था और वह प्रांत की पूरी व्यवस्था को राजा के निर्देशानुसार वो संभालने का कार्य करता था। फिर है उसे अपने प्रांत के आय व्यय का हिसाब रखना पड़ता था और वह हिसाब समय समय पर केंद्र में विजयनगर साम्राज्य के शासक व उससे संबंधित मंत्री के पास रखना पड़ता था। राजा का आदेश मिलने पर नायक को केंद्रीय सरकार की सहायता के लिए अपने सैनिक दस्ते भेजने पड़ते थे, अर्थात शासक अपनी विशाल सेना को इन प्रांतों के नायकों के पास रखते थे और जब भी उनकी ज़रूरत होती तो वे उनके पास से सेना बुलाकर सहयोग भी प्राप्त करते थे और नायक सैनिक दस्ते भेजते थे। कई बार जब विजयनगर में अयोग्य और निर्बल शासक होते थे तो ऐसी स्थिति में ये नायक अपने आप को स्वतंत्र करके स्वतंत्रता की घोषणा या विद्रोह भी हैं वो करते थे, लेकिन योग्य शासकों द्वारा इन्हें पुनः अपने अधीन है वो लाया जाता था। इसी तरह से प्रांत स्थानीय शासन में बंटे हुए थे, अर्थात प्रांत जिलों में विभाजित थे और जिला अन्य छोटी इकाइयों में विभाजित था। मूल इकाई गांव था जो आत्मनिर्भर होता था और गांव की व्यवस्था के लिए गांव सभा को अनेक वंशानुगत अधिकारियों जैसे चौधरी, लेखक, चौकीदार, तोला इत्यादि की सहायता हमेशा मिलती रहती थी। यानी शासन को एक बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए केंद्र प्रांतों में बंटा हुआ था और प्रांत है वो स्थानीय व्यवस्थाओं में बंटा हुआ था। और स्थानीय शासन जो होता था, स्थानीय शासन में सबसे छोटी इकाई गांव होते थे और गांव की व्यवस्था के लिए अनेक वंशानुगत अधिकारी जिनमें चौधरी, लेखक, चौकीदार, तोला इत्यादि होते थे और इन लोगों को कृषि उपज का एक भाग वेतन के रूप में दिया जाता था, अर्थात कृषि उपज होती थी उसका एक भाग इनको राज कार्य करने के बदले वेतन के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा महानायकाचार्य नामक केंद्रीय जो अधिकारी विजयनगर साम्राज्य में नियुक्त होता था वह समय समय पर गांवों की व्यवस्था का निरीक्षण करता था, परंतु आमतौर पर केंद्रीय सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती थी, अर्थात गांव में योग्य व्यक्ति को नियुक्त करते थे। उसकी सहायता के लिए चौधरी, लेखक, चौकीदार, तोला जैसे अन्य व्यक्ति होते थे और महानायकाचार्य नामक केंद्रीय अधिकारी समय समय पर गांवों का दौरा करते थे और व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करते थे और व्यवस्थाओं को सही संचालित करवाते थे। तो इस तरह साम्राज्य केंद्रीय शासन प्रांतों में बंटा हुआ था और प्रांतीय शासन स्थानीय शासन
अर्थात जिसमें सबसे छोटी इकाई गांव में विभाजित था, और हर स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की हुई थी जो राजा के आदेश का पालन करते हुए अपने अपने पद व दायित्वों का निर्वहन को करते थे। अब हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था की। तो विजयनगर साम्राज्य के लिए भी आय का मुख्य स्रोत राजस्व था, लेकिन इसके अलावा अगर हम डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक जैसे यात्रियों का विवरण देखें तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर व्यवसाय दुकानें भी उन्नत थी, तो उन्हें उनसे भी व्यापार में कर प्राप्त होता होगा, लेकिन इनके आय का मुख्य साधन है वो क्या था? भू राजस्व। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य करों से भी राज्य को आय होती थी। राज्य की समस्त भूमि का मालिक राजा माना जाता था और राजा ने अधिकांश भूमि अपने सामंतों को सौंप रखी थी, और सामंतों ने अपनी भूमि कृषि कार्य के लिए किसको दी हुई थी? किसानों। अर्थात भूमि में कृषि कार्य किसान करते थे। राजा ने शासन की सहूलियत से भूमि सामंतों को दी हुई थी और सामंतों ने वह भूमि कृषि के लिए किसानों को है वो दी हुई थी। किसानों से कुल उपज का 1/5 भाग, 1/5 भाग है वो भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। अर्थात 5 में से 1 भाग जो है वो भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। भूमि कर का आधा भाग सामंत लोग अपने पास रख लेते थे और शेष भाग केंद्रीय कोष में जमा करवाते थे। अर्थात राजा ने भूमि सामंतों को सौंपी थी, सामंतों ने भूमि किसानों को सौंपी थी। किसान कृषि करके और उपज का 1/5 5वां हिस्सा सामंत को दे देते और उसमें से कुछ हिस्सा सामंत अपने पास रखते और शेष केंद्रीय राजकोष में राजा के पास जमा करवाते थे। भूमि कर के अलावा किसानों से पशु चराई कर आदि भी वसूला जाता था। पड़ोसी राज्यों के निरंतर आक्रमणों के कारण राज्य को आर्थिक या अधिक धन जुटाने की आवश्यकता पड़ी थी और आम जनता पर अनेक कर लगाए गए थे, जैसे विवाह कर, उत्पादन कर, खाद्यान्न कर इत्यादि कर भी लगाए गए थे। और करों की मार से शायद ही कोई व्यवसाय अछूता रहा हो। करों की वसूली उस समय कठोरता से की जाती थी और भ्रष्ट कर्मचारियों को सख्त सजा देने का प्रावधान था। यानी कृषि कर के अलावा भी अन्य पशु चराई कर है, विवाह कर है, उत्पादन कर, खाद्यान्न कर आदि दिए जाते थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों से हमेशा जूझना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। इसलिए उन्हें साजो सामान, अस्त्र शस्त्र, सेना के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, इसलिए अन्य कर भी वसूल किए जाते थे। और अगर कोई कर्मचारी इसमें भ्रष्टाचार करता तो उसे कठोर सजा देने का रिवाज भी प्रचलित था। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो देखिए, किसी भी राज्य में प्रजा के हित में कार्य करना राजा का दायित्व होता था। लोक कल्याणकारी कार्यों को महत्व देना राजा का दायित्व होता था। और इसके अलावा एक राजा का परम दायित्व होता था कि वह अपनी प्रजा को न्याय प्रदान करे। न्याय प्रदान करना भी राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य था। तो देखिए, इस कार्य में न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च पदाधिकारी व सर्वोच्च व्यक्ति राजा होता था। राजा ही स्वयं अंतिम अपील तथा अन्य महत्वपूर्ण जो अभियोग होते थे उन पर फैसला करता था। और राज्य में बहुत से राज की न्यायालय भी थे, जिनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा स्वयं उस न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व उसकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा व उसके चरित्र की भली भांति जांच करके नियुक्त करता था, ताकि वह उन्हें
न्याय प्रदान निष्पक्ष रूप से कर सके। गांव वाले गांव सभाओं अथवा पंचायतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करते थे, अर्थात जो गांव वाले होते थे वे गांवों के मुखिया पंचायतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करते थे, अर्थात न्याय की सबसे छोटी इकाई गांव मानी जाती थी और गांव में मामला सुलझाने की कोशिश की जाती थी। गांव में जातीय पंच, गांव के पंच, मुखिया आदि मिलकर निष्पक्ष रूप से न्याय देने की कोशिश है वो करते थे। तो देखिए, राज्य में बहुत से राजकीय न्यायालय थे और उनमें न्यायाधीशों को राजा द्वारा उसकी पूरी चरित्रता की जांच करके नियुक्त किया जाता था। गांव में न्याय प्रणाली थी, सबसे छोटी न्याय की इकाई थी और गांव में न्याय न मिलने पर वह प्रांत में अपील कर सकता था और प्रांत में भी न्याय से संतुष्ट न होने पर स्वयं राजा के पास अपील करने का भी अधिकार था और राजा के द्वारा सुनाया गया निर्णय उनके लिए बाध्यकारी होता था। अब देखिए, ग्राम पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध राजा से अपील की जा सकती थी और राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरागत नियमों, रीति रिवाजों तथा राज्य के संवैधानिक व्यवहारों पर आधारित थी। दंड विधान काफी कठोर था। चोरी, व्यभिचार तथा राजद्रोह के मामलों में अंग भंग तथा मृत्यु दंड भी दिया जाता था। मामूली अपराध के लिए आर्थिक जुर्माना और कभी कभी संपत्ति को जब्त करने का भी दंड दिया जाता था। अर्थात राज्य में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी और इसलिए परंपरागत रिवाज हैं, संवैधानिक व्यवहार के आधार पर न्याय दिया जाता था। दंड विधान काफ़ी कठोर था। चोरी, व्यभिचार या राजद्रोह जैसे मामलों में उसको अंग भंग या मृत्यु की सज़ा भी दी जाती थी और मामूली अपराध के लिए आर्थिक जुर्माना और कभी कभी आर्थिक दंड के रूप में संपत्ति जब्त करने के आदेश भी दिए जाते थे। ब्राह्मणों को मृत्युदंड देने का रिवाज नहीं था। ब्राह्मणों को इससे मृत्युदंड से मुक्त रखा गया था। इस तरह मान सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था चली आ रही थी। यहाँ का समाज सुसंगठित था। सामाजिक और आर्थिक जीवन में ब्राह्मणों की प्रधानता थी। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में भी उनका विशेष महत्व था। ब्राह्मणों को विजयनगर में विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसके तहत कोई उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता था। जातीय जटिलता नहीं थी, छुआछूत की अस्पृश्यता जैसी कोई बीमारी नहीं थी। समाज में स्त्रियों की काफ़ी अच्छी स्थिति थी और वे साम्राज्य में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में भाग ले सकती थी। इसके अलावा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान कार्य करने के अधिकार प्राप्त थे। उस समय कुछ कुप्रथाएं, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह प्रचलित थी। दहेज प्रथा का रिवाज भी था और उस समय समाज में सामाजिक और धार्मिक समारोह में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। उस समय खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। इसके अलावा विजयनगर के शासक हिंदू धर्म के उपासक थे और उन्होंने कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा मस्जिद व गिरजाघरों के निर्माण की भी स्वीकृति दी, जिससे वे धार्मिक सांप्रदायिकता को प्रकट करना चाहते थे। उस समय नवरात्रि उत्सव पर बलि चढ़ाने का रिवाज प्रचलित था। शासक अपने जीवन में विभिन्न खुशी, विजय आदि के अवसर पर वे देवताओं को
खुश करने के लिए मंदिरों के आगे गोपुरमों का निर्माण है वो करवाते थे। यहाँ के आर्थिक जीवन में धनी संपन्न लोगों के बारे में विदेशी यात्री वर्णन करते हैं और अब्दुल रज्जाक जैसे व्यक्ति तो लिखते हैं कि राजा के कोष गृह में जिनमें गड्ढे खुदे हुए हैं और उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है और उसकी ठोस शिलाएं बनी हुई हैं और देश की सभी उच्च और निम्न जातियों के निवासी कानों, कंठों, बाजुओं, कलाइयों, उंगलियों में हीरे जवाहरात सोने के आभूषण पहनते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस भी इसी तरह का वर्णन करते हैं। इससे पता लगता है कि विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक जीवन बहुत उन्नत था। धन्यवाद।